तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 286 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग डोएंस से मिलके आ चुका होता है, वहीं पे हमें बैचिंग और बैक्यू के टीचर को भी दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उनकी बातों को सुनकर कहता है, एल्डर टू का लू हो, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप बेजी ब्रदर्स के टीचर हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मुझे बैचिंग को ही हराने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया गया है। मैंने सुना है कि एल्डर सी फेंग से कि बैक्यू यहाँ पे उस ब्रदर्स से 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और मेरे पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उससे जीत पाऊंगा, और इसलिए मैं नेचुरली उसको चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पे हारना पसंद नहीं करूंगा। तो टूकुलवा स्टर्न होते हुए कहते हैं कि क्या आपने अपनी हार मान ली है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि सही कहा आपने, मैं अभी बैक्यू का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी जाकर खुद को ट्रेन करना होगा और यहाँ पे मुझे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और अभी के मर्तबा मैं अपने एक्शन से भली भांति वाकिफ हूँ। यहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही है कि मैं उन सारी यूथ को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करने से लिए मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। अब टूका लू फेंग की आंखों की तरफ पूरे गौर से देखने लगते हैं। अब यहाँ पे वो उस डोएन के ऐसे बैटू में से थे जो कि अनडाइंग बिंग बन चुका था और इतने लंबे समय से वो यहाँ पे डोएन फैमिली से पास आउट हुए हैं। अब देखा जाए तो वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बिंग नहीं है, लेकिन उनके स्पेशल स्टेटस और उनकी पोजीशन बहुत ही हाई है। और जो इंसिडेंट बेजी ब्रदर के साथ हुआ है वो लू फेंग के साथ बहुत डिसैटिस्फाइड थे और यहाँ पे वो अपने फादर के साथ कोई भी मेसअप नहीं करना चाहते थे, जिसके बाद वो लू फेंग की फाइट बैक्यू से करवाना चाहते ताकि वो अपने नाम को बढ़ा सके हैं। लेकिन लू फेंग ने तो पहले ही अपनी हार मान ली है और वो उससे फाइट नहीं करना चाहता है और यहाँ पे वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है और वो अपनी आंखों को कई बार झपकाता भी है कि आखिर किया जा सके। अब लू फेंग वो करते हुए कहता कि जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं बैक्यू को जरूर चैलेंज करूंगा और मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। तो टूका लू भी कुछ नहीं कर सकता। लू फेंग डायलिन और सी फैन के साथ वहां निकल जाता है और टूका लुआ दोनों देखते ही रह जाता है। और फिर लू फेंग वहां पे डॉन प्लेस से निकलकर बेजी ब्रदर्स को छोड़कर आगे निकल जाता है और यहाँ पे मैं बेकी को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के रास्ते में होता है और वो कहता है, ह्यूमन लू फेंग मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। तो लू फेंग कहता है कि मुझे ऐसे मैटर से जिसको अटेंड करना है, इसलिए रास्ता मेरे लिए बनाओ। जिसके बाद डायलिन अपनी अनडाइंग एनर्जी को रिलीज करता है और बेकी को हटा के लू फेंग डायलिन सी फेंग की वहां से निकल जाते हैं। अब लू फेंग को इस तरह जाते देख बेक्यू अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में लू फेंग की तरफ देखने लगता है और मैं सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वेंडिंग पार्ट से पैलेस को छोड़कर जा रहा होता है और कहता कि अभी के मर्तबा मैंने अभी टैबलेट को स्टडी कर लिया है, नॉनसन आर्मेंट्स के 36 लेवल को एक्वायर कर लिया, तो ये समय हो चुका है यहाँ से चलने का। यहाँ पे मुझे एक पगोड़ा ट्राइब को भी विजिट करना है और उनको अपने लिए धन्यवाद देना है, जिसके बाद मैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में निकल जाऊंगा। और फिर वहां पे जाने के बाद वो अपने पॉइंट्स को यूज करके 10,000 सोल कंट्रोल टेक्निक को यूज करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब तक वो मदर नेस्ट को कंट्रोल कर लेगा ये वर्थ इट लगता है। लू फेंग कहता है कि मैं अपने अर्थ पे ट्रेन करूंगा, जिसके बाद मैं मदर नेस्ट को कम्प्लीटली कंट्रोल करना सुन जाऊंगा। और मैंने सुना है कि प्राइमर के उस सिटी में यहाँ पे ट्रेन करने के बाद मैं अपनी 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को एक बार और स्टडी करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ चांसेस बाकी हैं। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास कई सारे कोर मेंबर्स थे जिनके पास कई सारे प्रिविलेज मौजूद हैं और लू फेंग ने पहली यूनिवर्सल लेवल में उसको ज्वाइन किया था। उस वक्त उसके पास 30 साल का चांस होता है। लू फेंग का यह पहला मर्तबा होता है। अब लू फेंग जब डोमेन लॉर्ड लेवल में आ गया है तो उसके पास 300 साल तक फ्री चांस में पढ़ने का मौका है और जब वो सेक्टर लॉर्ड में जाएगा तो यहाँ पे उसके पास 3000 ईयर का चांस रहेगा कि वो उसको फ्री में पढ़ सकता है। और ये सब लू फेंग और बाकी सारे बंदों को दिया जाता है और ये स्पेशल प्रिविलेज होता है सिर्फ कोर डिस्पल्स के बारे में ही।
और एक और बात, जब कोई बंदा एंटर करता है प्राइमर के उस सिटी में तो यहाँ पे उसकी डोमेन लॉर्ड लेवल की फीस भी लगती है। और यहाँ पे लू फेंग चाहे भी तो 500 से लेके 1000 साल तक ट्रेन कर सकता है, लेकिन टाइम को बढ़ाने के लिए पॉइंट्स भी जरूरत होती है और इन पॉइंट्स को यूज करके कोई भी 1000 ऑफ ईयर्स तक रह सकता है। और फिर यहाँ सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी डोइन के पैलेस को छोड़ने ही वाला था डायलिन और एल्डर सी फैन के साथ। और वहाँ पे 5 सेक्टर लॉर्ड का और कसना भी होते हैं जो कहते हैं योर मेस्टर। लू फेंग ऑर्डर करता चलो चलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज जो कहती है योर मेस्टी ह्यूमन लू फेंग, योर मेस्टी ह्यूमन लू फेंग। वो लू फेंग को रोकने के लिए बोलते हैं। लू फेंग पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पे एक बंदा लू फेंग के पास आ रहा होता है। ये कोई और नहीं, वही स्टोन ग्रे आर्मर मैन होता है। और यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा नाम है काबू। तो यहाँ पे हमें एल्डर सी फैन को दिखाया जाता है जो शौक होते हुए कहते हैं काबू यहाँ पे तुम क्यों आए हो। तो यहाँ पे वो स्टोन ग्रे मैंडा कहता है एल्डर सी फैन की। और यहाँ पे देखा जाए तो एल्डर सी फैन की उस केबू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लू फेंग भी उसके तब क्यूरियोसिटी से देखते हैं और यहाँ पे वो एल्डर स्माइल करते हुए कहते हैं योर मेस्टी लू फेंग, इसका नाम है केबू। ये यहाँ के 2 यान ट्राइब के अनडाइंग ब्रिंग में से है जिसने कई सारे ह्यूमंस के वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। तो ये सुनकर लू फेंग उसी अनडाइंग केबू की तरफ देखने लगता है और अब फिर केबू उससे स्माइल करते हुए कहता है कि जब मैं सेक्रेट सिटी में था तो मैंने यहाँ मैजेस्टी के कई सारे इवेंट्स के बारे में सुना है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अभी की मर्तबा आप जा रहे इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपसे मिल लूँ। और यहाँ पे वो कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो लू फेंग स्माइल करता और हामी भरता है, जिसके बाद केबू आगे कहता है कि आप यहाँ पे लेओस वर्ल्ड में कहाँ पे गए हैं। तो लू फेंग रिप्लाई करता है कि यहाँ पे सेक्रेट सिटी पगोडा ट्राइब पे गया हूँ। तो यहाँ पे एल्डर केबू कहते हैं योर मेस्टर लू फेंग, हमारा घर गोल्ड हॉर्न रेस में लेओस वर्ल्ड में है। यहाँ पे कई सारे एंशिएंट हिस्ट्री और कई सारे मिस्टीरियस पैलेस भी मौजूद है जो कि आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके ट्रेनिंग में। क्या आप यहाँ पे कभी भी उस जगह पे नहीं गए हैं। और यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि आखिर वो कौन सा जगह है। अब यहाँ पे लू फेंग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि देखा जाए तो लेओस वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट किया था जो कि बहुत बड़ा था। यहाँ पर माना जाए कि काउंटलेस ट्रेजर मौजूद है, लेकिन लू फेंग उन सबको नहीं ले सकता। फिर एल्डर केबू देखते हैं कि लू फेंग इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जिसको देखकर वो शौक भी हो रहे होते। वो आगे कहते हैं कि मेरे मास्टर ने इन सब में रिस्क लगा ली थी। और यहाँ पे वो सोचता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि अपनी जी जान लगा देना, लेकिन यहाँ पे उसके बगल में एक अनडाइंग गार्ड और एल्डर सी फैन की मौजूद है जिनकी पावर मुझसे कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पे उसको मारना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर यहाँ पे ये लेओस वर्ल्ड में रहा तो यहाँ पे कोई चांस हो सकता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, जिसके बाद कोई उसके सोल को इन्वेट करके उसको मार सकता है। लेकिन यहाँ पे मास्टर कमांड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे वो इन सब कार्यों में सोचने लगता है। और एल्डर केबू कहते हैं कि हमारे गोल्डन रेस का यहाँ पे एक रूल है, जो भी बंदा यूनिवर्स लेवल में जाता है उसे बाहर जाके ट्राइब से ट्रेन करना होता है। इसलिए यहाँ पे कई सारे वेस्ट ट्रेन मौजूद है इस लेओस वर्ल्ड में। और यहाँ पे ऐसे कई सारे श्राइन्स हैं जो कि अनडाइंग बैंक के द्वारा बनाए गए हैं और वहाँ सिर्फ एक्सेप्शनल यूथ ही जाके अपने आप को ट्रेन और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और मैं गोल्ड हॉर्न रेस में एक ऐसा पावरफुल बैंक से जो कि वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे सारी यूथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वहाँ पे जाकर ट्रेन करने के लिए। तो ये सुनकर लू फेंग हंसने लगता है और यहाँ पे केबू भी हंसते हुए कहता है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पे कई सारे ग्रेट बैंक है जो कि जाकर फेल हो गए हैं और वहाँ पे उस ट्रेजर के बारे में वो नहीं समझ पाए। और यहाँ पे वो उसके जगह के बारे में बहुत ही तारीफ में बताने लगता है। तो लू फेंग फाइनली कहता है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे केबू को दिखाया जाता है जो कि अपने रिस्ट क्वांटम कंप्यूटर को एक प्रोजेक्शन इमेज प्रोड्यूस करता है जो कि एक सिंपल पिक्चर होता है। और वो कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वो उस जगह का फोटो दिखाता है। लू फेंग उसको देखता है, लेकिन जैसे ही वो पिक्चर को ध्यान से देखता है उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और यहाँ पर लू फेंग उस इमेज की ओर घूर कर देखने लगता है और उसके माइंड में बहुत ज्यादा ह्यूज वेव इरप्ट होने लगता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो इमेज लू फेंग के सामने होता है वो वही होता है जो कि ह्यूज स्टैचू उसको माउंटेन के कैन्यन में मिला होता है। और ये पूरा का पूरा स्टैचू ह्यूज लिजार्ड लाइक बीस्ट का होता है जिसके पास सिंगल हॉर्न होता है जिसमें
में से फॉर्मलेस प्रेशर निकल रही होती है और लू फेंग उसको देख के उसके तरफ घूरने लगता है और क्या आता है, ये तो बीस्ट गॉड स्टैचू है। अब यहाँ पे लू फेंग ने कई सारे मिरेकुलस इनकाउंटर्स किए होते हैं ब्लड रिवर कंट्री में, जहाँ पे लू फेंग ने इन सारे इनक्रेडिबल एरा के बारे में जान लिया था और यहाँ पे जान लिया था कि यहाँ पे वर्चुअल कंपनी के पास एब्सोल्यूट पावर है और इस टेरिफाइंग बीस्ट गॉड ऑफ ब्लड रिवर कंटिनेंट में बहुत ज्यादा पावर मौजूद है। लू फेंग पहले तो इन सब का फील कर नहीं पा रहा था, लेकिन पर्सनली ये जान गया था कि इसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और ये फार एग्जिट करता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट और वो बीस्ट से, मतलब ये पावरफुल है उससे भी ज्यादा। फिर यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्रेशन चेंज होकर एल्यू काबू भी उसके इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं और यहाँ पे वो सोचते कि लगता है काम बनने वाला है। वो आगे अपने बातों में ऐड करते हुए कहते हैं कि ये हमारे गोल्डन रेस का इनक्रेडिबली स्पेशल प्लेस है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेट वॉरियर्स ह्यूमैनिटी जा सकते हैं और इसका नाम है बीस्ट गॉड कैनून। अब लू फेंग एल्डर केबू की तरफ देखने लगता है कि क्या बीस्ट गॉड कैनून, और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि गोल्डन रेस ने भी इसका नाम बीस्ट गॉड रखा है। फिर यहाँ पे वो एल्डर आगे कहते हैं कि हमारे रेस में जी लू डू ने एक बार यहाँ पे अपने कंप्रीहेंशन को गेन किया था इसी स्टैचू से, और जब यहाँ पे इसको कंप्रीहेंड किया था तो इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लू फेंग इन सारी बातों को सुनना होता और क्या था कि पावर जो कि सिमिलर है जी लू डू के लेवल की। अब जी लू डू यहाँ पे ग्रेटेस्ट लीडर है पूरे के पूरे गोल्डन रेस में के, और उन्होंने अकेले ही पूरे के पूरे रेस को इनकाउंटर किया था, बनाया था, और इस बात से अंदाजा लगा सकते कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। और इस रेस के अंदर डोएंस भी मौजूद है जो कि यूनिवर्सल नाइट है और हो सकता है सीक्रेटली यूनिवर्सल नाइट्स भी बहुत पावरफुल ऊपर बंदे होंगे जो कि उनका मेन ट्रम्प कार्ड होने वाला। और फिर केबू आगे कहता है कि ये शायद जी लू डू के हैं। और यहाँ पे केबू आगे कहता है कि जबकि जी लू डू ने ऐसा किया होता है तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर से काउंटलेस रेस के पीपल्स यहाँ पे आके उस स्टैचू को स्टडी करते हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक उसके मिस्ट्री को नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि डोएंस उन्होंने भी इसके स्टैचू को कंप्रेंड नहीं किया है, यहाँ तक कि ग्रेटेस्ट बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी भी इसके सामने स्टडी किए हैं, इसको कंप्रेंड करना कोशिश किए, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाए। और लू फेंग एल्डर की तरफ मुड़ कर देखते और कहते एल्डर सी फ्रेंड की क्या यहाँ पे ऐसी कोई जगह मौजूद है, तो यहाँ पे एल्डर कहते हैं हाँ, और वो कहते हैं कि देखा जाए तो यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स में कोई भी नहीं इसे कर पाया है, कोई भी उस स्टैचू को कंपेयर नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मैं भी उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टैचू, उसमें कोई भी खास बात नहीं है। वहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे डोएंस से जो कि उसको काट कर अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे जी लू डू की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है और हमारे जी लू डू के रिस्पेक्ट के लिए ही हमें यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे वो बोलते हैं कि लेकिन अभी तक कोई इसे नहीं कर पाया, तो लू फेंग ये जानकर शॉक हो जाता है। लू फेंग सोचता है कि सी फैन की ये एक एम्पर लेवल अंडरस्टैंडिंग है जिसके पास इतनी पावरफुल टेक्निक है कि वो टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए गानू यूनिवर्स कंट्री में तो सिर्फ यहाँ के गानू यूनिवर्स कंट्री लीडर ही उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और इतने पावरफुल बेंग भी उस स्टैचू के राज के बारे में नहीं समझ पाए, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और लू फेंग कहता है कि चलिए मुझे वहां पे ले चलिए, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर यूनिमो प्लांट शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि सैक्रेड लेयर से निकल के उस बीस्ट गॉड कैनियन की ओर निकल जाता है। वहीं पे हमें केबू को दिखाया जाता है जो कि उसी कंट्रोल रूम में होता है और कहता है योर मेजेस्टी, यहाँ पे आपका बीस्ट गॉड कैनियन में आने के लिए थैंक्स। तो लू फेंग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो कहता है कि आप मुझे यहाँ पे एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चल सकते हैं। जिसके बाद लू फेंग वहां से अपने रेस्टिंग चैम्बर की ओर निकल जाता है और डायलन भी उसके रूम के बाहर होता है ताकि वो लू फेंग को प्रोटेक्ट कर सके हैं। और आज फिर केबू को दिखाया जाता है जो डायलन की ओर देखता है और सोचता है कि अभी उसके पास कोई भी चांस नहीं है। डायलन उसे फॉलो कर रहा है, वो अपने अनडाइंग एनर्जी से लू फेंग को कवर अप किए हुआ है, जिसके वजह से मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी क्या है, जब वो बीस्ट गॉड कैनियन में पहुंचेंगे तो वहाँ पे कई सारे पावरफुल बंदे मौजूद होंगे, वहाँ पे मेरे पास चांस होगा कि मैं इसको मार सकता हूँ। और कैनियन भी ज्यादा दूर नहीं था सैक्रेड सिटी से, और वो यूनिमो प्लांट शिप से फ्लाई करते हुए एक ही महीने में यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन में आ जाते हैं। और फिर हमें मिड एयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज होता
है वहाँ पे वही लू फेंग का यूनिमो प्लांट्स का शिप आ चुका होता है। कैबिन का दरवाजा ओपन होता है, लू फेंग, डायलिन और बाकी सारे ग्रुप के साथ बाहर निकलता है और शिप अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख लेता है। एल्डर शिफैन की आगे पॉइंट करते योर मैजेस्टी लू फेंग, यही है बीस्ट गॉड कैनवर और वहाँ पे बीस्ट गॉड स्टैचू भी वही है। फिर लू फेंग सामने देखता है जिसके बाद लू फेंग सबको ऑर्डर करता है चलो चलते हैं और सब लोग उड़कर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वहाँ पे निकल जाते हैं और लू फेंग और उसका ग्रुप उसी कैनन के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। लू फेंग उस साइड क्लांसमैन की तरफ देखता है जहाँ पे पहले से ही कई सारे बंदे होते हैं। उसे देख के लू फेंग कहता कि यहाँ पर तो कई सारे गोल्ड हॉर्न रिस क्लांसमैन मौजूद है, ये सभी इसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन सब की संख्या को देखकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है। फिर केबू सामने की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि जी लियोडू ने जैसा कहा था अगर कोई भी बंदा इस स्टैचू को कंप्लीट कर देगा तो उसके पास जितनी पावर है उतनी पावर को गेन कर सकता है। इसीलिए तो यहाँ पे इतने सारे काउंटलेस ऑफ वॉरियर्स जमा है ताकि वो इस स्टैचू को समझ सके। और यहाँ पे उस स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे 3000 टॉल किलोमीटर श्राइन बनाया हुआ है। अब लू फेंग भी उस मैजेस्टिक श्राइन की ओर देखने लगता है। अब यहाँ पे देखा जाए अगर बीस्ट गॉड स्टैचू से कंपेयर किया जाए तो वो श्राइन बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा था और केबू एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये ह्यूज बीस्ट गॉड स्टैचू यहाँ पे स्लीपिंग फॉर्म में, इसका पूरा का पूरा बॉडी लेंथ 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है इंक्लूडिंग इसके टेल को भी। अब फिर लू फेंग डायरेक्टली उस स्टैचू की ओर बढ़ जाता है और वो ग्राउंड पे लैंड करता है जहां पे उस इनॉर्मस बीस्ट गॉड स्टैचू की तरफ देखता है। लू फेंग ने पिछली बार भी एक बीस्ट गॉड स्टैचू को ब्लड रिबल वर्ड से एक्वायर किया था जो कि हालांकि छोटा था, जो कि इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन इसमें उसमें फर्क ये है कि वो अपने खड़े पे था और यहाँ पे सो रहा था लेटकर और ये उस छोटे से बहुत बड़ा था। और यहाँ पे में दिखाया जाता है उनके फर्श को जहाँ पे कई सारे स्केच बने हुए थे और लू फेंग यहाँ पे उसके सामने देख कर क्या आता है कि उसकी प्रेशर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। ये देखने में एक लाइफलेस स्टैचू लग रहा था लेकिन लू फेंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी एंशिएंट प्रेशर के अंदर है। और फिर एल्डर शिफैन भी लू फेंग के सामने आके लैंड करते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी, यहाँ तक कि अंडाहिंग और डॉयंस भी इसको स्टडी नहीं कर पाए और इसके वंडर्स को कंप्लेन नहीं कर पाए, कोई भी इसको नहीं समझ पाया। तो लू फेंग कहता है कि मैं भी इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग भी इसको नहीं समझ पा रहा था। ये लिटिल स्टैचू जो उसने पाया था सिर्फ गोल्ड हॉर्न बेस्ड उसको स्टडी कर पाया था, इसके अंदर से जो मिस्टीरियस एनर्जी निकल रही थी वो बीस्ट गॉड की होती है जिसकी मदद से गोल्ड हॉर्न बेस्ड अपने आप को इम्प्रूव करके ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग इन दोनों को देखकर क्लियरली ये बता सकता है कि दोनों एक मैजेस्टिक ह्यूज गॉड बीस्ट स्टैचू है। और यहाँ पे इनके प्रेशर की बात करें तो लू फेंग इनके अलावा कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। और फिर लू फेंग उसी स्टैचू की तरफ घूर कर देखने लगता, सोचता है कि इसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर है, नहीं तो आखिर जी लियोडू इसे यहाँ पे क्यों छोड़ते और यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपने क्लांसमैन को फूल क्यों करते हैं। और वो कहता है कि देखा जाए तो मुझे अपने लिटिल स्टैचू से इसको कंपेयर किया जाए और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं अपने सिंगल स्केल से भी इनमें नापने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे सिर्फ लू फेंग ही नहीं, यहाँ पे काउंटलेस ऑफ गोल्ड हॉर्न क्लांसमैन भी, यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमंस भी सभी इस गोल्ड हॉर्न स्टैचू को अच्छे से समझने में लगे हुए थे। और लू फेंग की आंख लाइटनिंग जैसी होती है, वो उस ह्यूज बीस्ट गॉड स्टैचू की तरफ देखने लगती है और उसको स्टडी करने के दरमियान गोल्डन और बीस्ट अपने इंटरनल वर्ल्ड में उस टेनी स्टैचू को इस बड़े से स्टैचू को कंपेयर करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे लू फेंग उस स्टैचू को घूम घूम कर देखने लगता है और वहाँ पे 1000 ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके उसको समझने की कोशिश करता है। ये सब देखकर डायलिन क्यूरियोसिटी से पूछता है योर मैजेस्टी। तो ये सुनकर शिफैन भी क्यूरियोसिटी से पूछते कि डायलिन आपके मैजेस्टी लू फेंग क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पे वो सच में इस स्टैचू के हर एक कॉर्नर को देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो काउंटलेस पीपल ने ऐसा किया है लेकिन फिर भी इसमें उन्होंने कुछ भी स्पेशल नहीं फील किया। तो डायलिन कहता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। वहाँ पे लू फेंग आसमान से उड़ के 1000 ऑफ किलोमीटर तक उस स्टैचू को देख रहा था, ऊपर से नीचे, बैक से आगे, हेड पोर्शन, नेक्स्ट, हर एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था। और थोड़ी देर बाद ही लू फेंग पूरे के पूरे स्टैचू को अपने अंदर याद कर लेता है कि आखिर वो कैसा, उसको समझ लेता है। यहाँ पे लू फेंग नीचे उतरता है और एक ही ग्लांस में यहाँ मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पे कई सारे बंदे बैठ के उन सबको समझ रहे होते हैं।
और आप फिर यहाँ पे डायलिन और सी फैन भी वहाँ पे आ जाते हो, कहते हैं योर मिस। और यहाँ पे लू फेंग उन सब से कहता है और वहाँ पे नीचे बैठ जाता है और कहता है मुझे कुछ सोचने की टाइम दो। जिसके बाद डायलिन और सी फैन की उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आप फिर लू फेंग वहाँ बैठ जाता है और सोचता है और यहाँ पे शौक होते हुए कहता है कि तो ऐसा है ये ह्यूज स्टैचू एक्चुअली यहाँ पे मैं स्मॉल स्टैचू से बहुत ही डिफरेंट है जो कि मुझे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में मिला है। उसके अपीयरेंस में सिर्फ सिमिलर है लेकिन उसके सेम बेस्ड गॉड डेफिनेटली अलग है। यहाँ पे स्केल्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 90,729 स्केल्स मौजूद है उस बड़े वाले स्टैचू पे। और देखा जाए तो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर से बने हुए हैं और यहाँ पे बड़े से स्टैचू में कोई भी चार्म मौजूद नहीं है। वैसा देखा जाए तो छोटे में चार्मिंग मौजूद है। लू फेंग इन सब को समझने लगता है और इसमें सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस ये होता है कि एक तो 10,000 किलोमीटर लंबा होता है, वहीं पे छोटा वाला 30 सेंटीमीटर ही लंबा होता है और 1 मीटर लंबा होता है। अब इन सब के लंबाई चौड़ाई में तो बात अलग है लेकिन उन सब के साइज, पोस्चर्स, नंबर ऑफ स्केल दोनों सेम थे। अब यहाँ पे बड़े से स्लीपिंग ह्यूज स्टैचू के अंदर नीचे सोया हुआ तो नीचे के स्केल्स के बारे में तो पता नहीं लगाया जा सकता सिर्फ देखने की मदद से। लेकिन लू फेंग ने अपने स्पेस एनर्जी से यूज करके रियलाइज किया कि यहाँ पे उसके चेस्ट के नीचे के अंदर के एरिया पे भी सेम स्केल्स मौजूद है जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ स्केल्स भी 90,729 से, चाहे वो बड़ा वाला में ही क्यों ना देख लूं और छोटा वाला में क्यों ना देख लूं, ये दोनों बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं और ये दोनों में से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रही है। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब यहाँ पे जी लियोडू भी उस स्टैचू के सामने खड़ा था और यहाँ पे उसने काउंटलेस वॉरियर्स को देखा स्टडी करते हुए और यहाँ पे कई सारे ग्रेट ह्यूमंस भी आए थे ताकि वो इसको स्टडी कर सके, जैसे कि यूनिवर्स नाइट कंट्रोलर्स। इन सब ने भी आके इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी इस गोल बेस्ड स्टैचू को कंप्रीहेंड नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे किसी ने समझ भी लिया होगा फिर भी वो अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहता है लेकिन अभी तक किसी ने भी ये पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किए कि उसने इस स्टैचू को कंप्रीहेंड कर लिया है। और यहाँ पे कई सारे एब्सोल्यूट बीइंग्स भी आ गए हैं और उसके सामने लू फेंग तो चींटी के बराबर है जो कि अभी सिर्फ सेक्टर लेवल में आया है और कुछ मिराकुलस एनकाउंटर्स किया है। और यहाँ पे अगर लू फेंग इसको कॉम्प्रिहेंड कर लेगा तो ये तो सपने के ही जाता है। और आप फिर देखते देखते लू फेंग का 3 महीना बीत जाता है और डायलन सी फैन की कसना 5 सेक्टर लॉर्ड बंडे वहीं पे खड़े होते हैं। एल्डर केबू भी वहाँ पे लेफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने वाले थे। और यहाँ पे डायलिन और 5 सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी बोर नहीं होते, वो भी उस स्टैचू को पढ़ने की कोशिश करते, उसको स्टडी करने लगते हैं और वो भी सपना देख रहे होते कि अगर उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया तो उनकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर किसी फैन की बात करो कसना की तो उन्होंने इससे देखकर बोर हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इसको ट्राई की थी लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। राफिया में लू फेंग को दिखाया जाता है जो फाइनली एक लंबी सांसें भरता है। यहाँ पे डायलिन और सी फैन को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखने लगता है और कहते हैं योर मेस्टी। तो ये देखकर लू फेंग स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं है। जिसके बाद वो अपनी आइज को फिर से बंद करता है और अपने लार्ज पोर्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को इंटरनल वर्ल्ड में भेजता है और में इंटरनल वर्ल्ड वास्ट एंड एंडलेस ओशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनमो प्लांट शिप उसी ग्रास पैच में खड़ी होती है और उसका इंटरनल वर्ल्ड बहुत ही बड़ा हो चुका था। इसी कारण लू फेंग को अपने बबाता के स्टोरेज यूनिट में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद लू फेंग अपने शिप के बगल में खड़ा होता ऑर्डर कहता बबाता यहाँ पे सारे पिक्चर्स को कंबाइन करो और मुझे यहाँ पे बेस्ड गॉड स्टैचू को प्रोजेक्ट करके दिखाओ। जिसके बाद ये सुनकर बबाता कहती मैं समझ गए और यूनो प्लांट से अंदर से बीम ऑफ लाइट निकलती है जो कि इनॉर्मस स्लीपिंग बेस्ड गॉड स्टैचू की पूरी प्रतिमा बना देती है जो कि सिंपली एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन फिर भी उसमें से टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था और यहाँ पे उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था और ये ऑब्वियस कोई रियल स्टैचू तो था नहीं। और वहाँ पे मैं दिखाया जाता ब्लैक क्लॉट मोसा लू फेंग को जो कि उस प्रोजेक्शन की ओर देख रहा होता है और वो कहता है मैं हिम्मत से कह सकता हूँ कि यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सिर्फ स्केल्स में ही मौजूद है। लू फेंग कहता है कि इस ह्यूज स्टैचू और स्मॉल स्टैचू में दोनों 90,729 स्केल्स मौजूद थे। एक तो 10,000 किलोमीटर लंबा वहीं पे 1 मीटर से भी कम साइज का है लेकिन दोनों के पास सेम स्केल्स थे। और वो कहते हैं कि देखा जाए तो नंबर्स ऑफ स्केल्स थोड़े से डिफरेंट होने जाने थे लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑरा नहीं है। लू फेंग बबाता से कहता है कि इन दोनों के प्रोजेक्शन को चेंज करो, इन दोनों में जितने सबके बिग स्केल
और स्मॉल स्केल्स में इन दोनों को स्प्लिट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या है। तो बताता क्या है, ठीक है। जिसके बाद वहाँ पे दो प्रोजेक्शन बनती है, जिसमें कि एक बड़ा वाला स्केल्स होता है, एक छोटा वाला स्केल्स होता है। और लूफेंग उसकी तरफ देखने लगता है। उसको देखते ही वहाँ पे लूफेंग की आंखें चमक उठती है और वो कहता है कि ओरिजिनली इसमें से टेरिफाइंग प्रोजेक्शन निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो स्मॉल वाले में से कोई भी ऑरा नहीं निकल रही थी। और फिर लूफेंग क्या आता है कि इसको फिर से ओरिजिनल स्टेट में ले आओ और इसके वेंस को फिर से चेंज करो। जहाँ पे इसको ऐसे ही करते उसमें प्रेशर फिर से आ जाता है, और जब लूफेंग इसको अलग करता है तो प्रेशर चला जाता है, और ऐसे ही करके इसको देखने लगता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लूफेंग उस स्टैचू को समझ पाता है या फिर नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल बंदे आके उसको कंप्लेंट करने की कोशिश किए थे। तो क्या लूफेंग इसको कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।